फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। तो दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई की जो अंकित वाटी सर की बुक है उसको हम करेंगे दोस्तों, कुछ पार्ट्स में करेंगे। उसका सबसे पहले आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास में भी हम पढ़ेंगे सबसे पहले प्राचीन इतिहास को। तो दोस्तों, इस बुक में सभी जो प्रश्न है वो आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल, ग्रुप डी और एनटीपीसी में पूछे गए, यानी कि रेलवे में पूछे गए सभी प्रश्नों को इकट्ठा करके लिखा हुआ है। वो भी इसमें चैप्टर वाइज दिए गए हैं। तो दोस्तों, और उनके साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए गए हैं, यानी कि एक प्रश्न के बाद इसमें यहाँ पर देखिए कई सारे प्रश्नों को इकट्ठा करके दिखाया गया कि इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बन सकते हैं, यानी एक प्रश्न में कम से कम 10 प्रश्नों के बारे में बताया गया है। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं ये बनाएंगे प्राचीन इतिहास को एक वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे। उसके बाद मध्यकालीन जो इतिहास है, यानी कि हर एक वीडियो में एक आपका जो सेक्शन कंप्लीट होगा। ठीक है दोस्तों, इस भारतीय इतिहास के पहले सबसे पहले जो पार्ट है प्राचीन इतिहास को हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। इसमें 100 प्लस यानी 100 प्लस प्रश्न दिए हुए हैं, उन सभी को एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी आ जाए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि बुद्ध को निम्न में से किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ या बोध गया में? तो इसका सही आंसर है बोध गया। बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पर व्याख्या दी हुई है, व्याख्या में पढ़ेंगे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया नामक स्थान पर हुई थी। बोध गया भारत के बिहार राज्य में स्थित है। बुद्ध को गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता है। इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। किसकी स्थापना की? इन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और बोध गया में ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था? सारनाथ में। और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, जो कपिलवस्तु में है, वर्तमान में नेपाल में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी, जिसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है, ये 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है? चाणक्य को, अमर सिंह को, सुश्रुत को या चरक को? तो इसका सही आंसर है सुश्रुत को शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। व्याख्या देखेंगे। शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में सुश्रुत को जाना जाता है। सुश्रुत को सुश्रुत संहिता का प्रणेता माना जाता है। सुश्रुत के आचार्य धन्वंतरी थे। उनके आचार्य कौन थे? धन्वंतरी थे। सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा के साथ साथ आयुर्वेद के क्षेत्र में भी काम किया था। प्राचीन काल में सबसे महान शल्य चिकित्सकों में से सुश्रुत का विशेष स्थान था। चरक, अब इनके बारे में बताया गया। चरक ये आयुर्वेद के क्षेत्र से संबंधित थे। चरक ने आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध ग्रंथ चरक संहिता लिखा था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का क्या अर्थ है? तो क्या अर्थ है? बुराई से बचाव, निर्भीकता, ज्ञानोदय या उपदेश? तो जो अभय मुद्रा होती है बौद्ध धर्म में, इसका अर्थ होता है निर्भीकता। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या है, बौद्ध धर्म में जो अभय मुद्रा का अर्थ निर्भीकता है। अभय मुद्रा सबसे प्राचीन मुद्राओं में से एक है। अभय मुद्रा सुरक्षा की भावना को प्रदर्शित करती है। अभय मुद्रा में दाहिने हस्त को ऊपर की ओर करके हथेली की ओर इंगित की जाती है। अगला प्रश्न है, विनय और सुत्त पिटक इनमें से किसकी शिक्षाओं का संकलन है? किसकी शिक्षाओं का संकलन है? विनय पिटक और सुत्त पिटक। गौतम बुद्ध की, ऋषभदेव, महावीर जैन या गुरु गोविंद सिंह? तो विनय पिटक और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध से संबंधित हैं, उन्हीं की शिक्षाओं का संकलन है। इसमें व्याख्या देखेंगे। इसमें विनय और सुत्त पिटक गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। त्रिपिटक की भाषा पाली है। गौतम बुद्ध के त्रिपिटक निम्नलिखित हैं: सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, स्तूप क्यों बनाए गए थे? पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए, या धार्मिक सभाएं करने के लिए, या बुद्ध की पूजा करने के लिए, या बौद्ध ग्रंथ रखने के लिए? तो दोस्तों, पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए जो स्तूप बनाए गए थे। व्याख्या है, स्तूप पवित्र स्मृति चिन्ह रखने के लिए बनाए गए थे। स्तूप शब्द
पाली और संस्कृत भाषा से लिया गया है। इसका अर्थ होता है टीला या ढेर। स्तूप किसी व्यक्ति की चिता, समाधि तथा उसके अवशेषों पर निर्मित एक स्मृति स्वरूप अर्ध आकार का टीला या ढेर होता है। स्तूप विशेष रूप से बौद्ध काल से प्रसिद्ध हुए थे। स्तूप का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। अगला प्रश्न है, बौद्ध प्रतीक धर्म चक्र किसे दर्शाता है? तो किसे दर्शाता है? प्रथम उपदेश को दर्शाता है, जन्म को, अंतिम उपदेश को या मृत्यु को? तो ये दर्शाता है प्रथम उपदेश को। बौद्ध प्रतीक जो धर्म चक्र है यह प्रथम उपदेश को दर्शाता है। गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कुशीनगर में दिया था। गौतम बुद्ध के जन्म की घटना का प्रतीक कमल और सांड है। गौतम बुद्ध की मृत्यु महापरिनिर्वाण कहते हैं, जिसको का प्रतीक स्तूप है। अगला प्रश्न है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र कहाँ पाए गए हैं? एलोरा की गुफाओं में, बाघ की गुफाओं में, बादामी की गुफाओं में या अजंता की गुफाओं में? तो ये पाए गए हैं अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं बोधिसत्व के चित्र। तो व्याख्या है, पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं में पाए गए हैं। पद्मपाणि बोधिसत्व के चित्र अजंता की गुफाओं के चित्र में पहली जो है उसमें चित्रित हैं। गुफा 1 में। अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक क्या था? बाघ, हाथी, शेर या गोल्डन ईगल था? तो इसका सही आंसर है गोल्डन ईगल था राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक। राष्ट्रकूट वंश का शाही प्रतीक गोल्डन ईगल था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेत थी। एलोरा के गुफा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, शिलालेखों के अध्ययन को कहा जाता है? क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी, एक्वालॉजी, समाजशास्त्र या एपिग्राफी? तो इसका सही आंसर है एपिग्राफी कहते हैं शिलालेखों के अध्ययन को। व्याख्या में देखेंगे, शिलालेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। शिलालेखों को पुरालेख भी कहा जाता है। शिलालेख प्राचीन समय में घटित घटनाओं तथा उनसे संबंधित व्यक्तियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए जो प्रमुख स्रोतों में से एक हैं ये। अगला प्रश्न इसमें देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? तो पुरापाषाण आया था, उसके बाद मध्यपाषाण, फिर नवपाषाण, या फिर धातु युग काल आया था, उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर पुरापाषाण काल, नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, पुरापाषाण काल, या मध्यपाषाण, नवपाषाण या पुरापाषाण? तो दोस्तों सबसे पहले पुरापाषाण काल आया था, उसके बाद मध्यपाषाण काल आया था, फिर नवपाषाण काल आया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। व्याख्या में देखेंगे, मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम, यानी जो प्राक ऐतिहासिक काल था उसके ये 3 हिस्से हैं। तो पुरापाषाण काल, फिर मध्यपाषाण काल, फिर नवपाषाण काल आया था। प्राक ऐतिहासिक काल को पाषाण काल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे है अगला, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? बैल, शेर, लोमड़ी या हिरन? तो सबसे अधिक बैल देखा जाता था मोहरों पर। व्याख्या में है, हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल के अतिरिक्त बाघ, गैंडा, हाथी, बकरी, हिरण, भेड़ आदि पशुओं के चित्र भी देखे जाते थे, लेकिन सबसे अधिक जो देखा जाता था वो बैल को देखा जाता था। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों का जो आकार था वो त्रिभुजाकार भी था, आयताकार भी थी, वृत्ताकार भी थी एवं वर्गाकार। ये सभी प्रकार की मोहरें पाई गई हैं सिंधु घाटी सभ्यता से। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारतीय नेपोलियन निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? भारतीय नेपोलियन किसको कहा जाता है? स्कंदगुप्त को, चंद्रगुप्त द्वितीय को, समुद्रगुप्त को या पुलकेशिन द्वितीय को? तो इसका सही आंसर है समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारतीय नेपोलियन। तो व्याख्या में देखेंगे, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। समुद्रगुप्त भारत के सबसे महान शासकों में से एक थे। समुद्रगुप्त चंद्रगुप्त प्रथम के उत्तराधिकारी थे, यानी कि उनके पुत्र थे। समुद्रगुप्त के शासनकाल को सांस्कृतिक तथा राजनीतिक दृष्टि से गुप्त वंश के साम्राज्य का उत्कर्ष काल माना जाता है। समुद्रगुप्त के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोहरी नीति अपनाई थी। कैसी नीति? दोहरी।
और आगे यह है इसमें, समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन की संज्ञा प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ के द्वारा दी गई है। यानी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? ये कहा था विंसेंट आर्थर स्मिथ ने। अगला प्रश्न है, पल्लव राजवंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु या कृष्णा? सिंह विष्णु या फिर कृष्णा, या नंदीवर्धन या महेंद्र वर्मन? तो पल्लव जो राजवंश थे उनके संस्थापक थे सिंह विष्णु। कौन थे? सिंह विष्णु। पल्लव राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रसिद्ध राजवंश था। पल्लव राजवंश की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम थी। नंदीवर्मन और महेंद्र वर्मन पल्लव राजवंश के एक प्रमुख शासक थे। सिंह विष्णु को अवनी सिंह के नाम से भी जाना जाता है। अगला है प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित धर्मों में से किस धर्म से दिलवाड़ा मंदिर संबंधित है? ईसाई धर्म से, बुद्ध धर्म से, जैन धर्म से या हिंदू धर्म से? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है इसको जैन मंदिर भी बोला जाता है, ये जैन धर्म से संबंधित है। व्याख्या में देखेंगे, दिलवाड़ा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जनपद के माउंट आबू पर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है, यानी कि इसमें दिलवाड़ा मंदिर में 5 मंदिर हैं। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। दिलवाड़ा मंदिर का निर्माण चालुक्य राजवंश के शासनकाल में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है? विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, सुप्त पिटक या दिव्य दान? तो जो बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है वो है अभिधम्म पिटक। तो अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों से संबंधित है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के त्रिपिटक में से एक है। अभिधम्म पिटक बुद्ध के सिद्धांतों का एक व्यापक रूपी विद्वतापूर्ण सारांश व विश्लेषण है। यह थेरवाद बौद्ध धर्म के का विभिन्न अंग है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16 है, सिंधु सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था? लोथल था, कालीबंगन, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा? तो सबसे पहले जो खोजा गया था वो हड़प्पा को खोजा गया था। व्याख्या में देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था। हड़प्पा स्थल की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अगला प्रश्न है, इसी में व्याख्या है, हड़प्पा स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? रावी नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो के बारे में बताया गया है इसमें। इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो स्थल की खोज वर्ष 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी ने की थी। किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो स्थल सिंधु नदी के किनारे है। हड़प्पा किसके किनारे है? रावी नदी के, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब है इसमें लोथल स्थल की खोज 1954 ईस्वी में डॉक्टर SR राव ने की थी। लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह था। और लोथल स्थल भोगवा नदी के तट पर स्थित है। किसके? भोगवा नदी। कालीबंगन स्थल की खोज अमलानंद घोष ने की थी। कालीबंगन के स्थल उत्खनन का श्रेय BK थापर तथा BB लाल को जाता है। किसको? BK थापर और BB लाल। कालीबंगन घग्गर नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर है? घग्गर। अगला प्रश्न है 17, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख किस राजवंश से संबंधित है? पांड्य, चोल, पल्लव या चालुक्य? तो इसका सही आंसर है चोल राजवंश से संबंधित है प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख। व्याख्या में देखेंगे, प्रसिद्ध उत्तरामेर शिलालेख चोल राजवंश से संबंधित है। चोल राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। इस अभिलेख के माध्यम से चोलकालीन ग्राम्य प्रशासन तथा कर व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? कहां से मिले हैं? कालीबंगा से, धोलावीरा से, कोटदीजी से या फिर लोथल से? तो जो जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं वो धोलावीरा से मिले हैं। इसमें आगे देखेंगे, व्याख्या में सिंधु सभ्यता के धोलावीरा स्थल से जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं। धोलावीरा स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। धोलावीरा स्थल की खोज 1967-68 में JP जोशी ने की थी। कालीबंगा, इस स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। जुते हुए खेतों के साक्ष्य कहां से? कालीबंगा से मिलते हैं। और यह स्थल राजस्थान राज्य में स्थित है। अगला है इसमें कोटदीजी इस स्थल से कांसे की चपटे फलक वाली कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल पाकिस्तान देश के सिंध राज्य में स्थित है।
अगला है लोथल। इस स्थल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिले हैं। यह स्थल गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किस भाषा में मुर्दों का टीला है? किस भाषा में मुर्दों का टीला है ये मोहनजोदड़ो का? तो फारसी, उर्दू या हिंदी या सिंधी? तो इसका सही आंसर होगा ये है सिंधी में। मोहनजोदड़ो का अर्थ है सिंधी भाषा में मुर्दों का टीला। मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। वर्तमान में मोहनजोदड़ो की स्थिति जो है पाकिस्तान के सिंध राज्य में है। मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष मिले हैं। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 है प्राचीन काल में अवध को किस नाम से जाना जाता था? कौशल, कपिलवस्तु, कौशाम्बी या काशी? तो इसका सही आंसर है अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। व्याख्या में देखेंगे प्राचीन काल में अवध को कौशल के नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। कौशल इन्हीं 16 महाजनपदों में से एक था। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन पाल साम्राज्य का संस्थापक था? ध्रुव था, गोपाल था, महिपाल या महेंद्रपाल? तो इसका सही आंसर है पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। व्याख्या में देखेंगे पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल था। पाल साम्राज्य का संस्थापक गोपाल एक कुशल प्रशासक था। पाल साम्राज्य का उदय 8वीं शताब्दी में हुआ था। पाल साम्राज्य के शासक बौद्ध धर्म का पालन करते थे। पाल साम्राज्य के शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22 है निम्नलिखित वेदों में से किसे ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है? ऋग्वेद को, यजुर्वेद को, सामवेद या अथर्ववेद? तो जो ब्रह्मवेद है उसको अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद के नाम से भी जाना जाता है। वेद प्राचीन भारत के धर्म ग्रंथ हैं। क्या है? धर्म ग्रंथ हैं। इनकी संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेदों में अथर्ववेद सबसे नवीन वेद है। ऋग्वेद यह सबसे प्राचीन वेद है। इस वेद में 10 जो हैं हमारे मंडल हैं, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं तथा लगभग 10,462 मंत्र दिए हुए हैं ऋग्वेद में। यजुर्वेद के 2 भाग हैं, एक शुक्ल यजुर्वेद, एक है कृष्ण यजुर्वेद। यह संबंधी विधि विधान यजुर्वेद से संबंधित है। और जो सामवेद है यह चारों वेदों में आकार की दृष्टि से सबसे छोटा है। इस वेद का संबंध संगीत से है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 है रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता कौन थे? हर्ष थे, अशोक, पुलकेशिन द्वितीय या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो इसका सही आंसर है हर्ष। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद के रचयिता हर्ष थे। हर्ष बाणभट्ट के दरबार में कवि थे। हर्ष के दरबार में, सॉरी यहाँ पर गलत दिया हुआ है, हर्ष के दरबार में बाणभट्ट दरबारी कवि थे। रत्नावली प्रियदर्शिका और नागानंद रचनाओं की भाषा कैसी थी? ये संस्कृत में लिखे हुए हैं। हर्ष उत्तर भारत का एक महान शासक था। हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। हर्ष का संबंध पुष्यभूति वर्धन वंश से था। पुष्यभूति या फिर वर्धन इसी को बोल सकते हैं, इस वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24 है तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर किस वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है? चेर की, पांड्य साम्राज्य, चोल साम्राज्य या पल्लव? तो इसका सही आंसर है चोल साम्राज्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। व्याख्या में देखेंगे तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर चोल वंश के वास्तुकारों की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण चोल वंश के शासक राजा राज चोल ने करवाया था। बृहदेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर में स्थित बृहदेश्वर मंदिर को चोल शासक राजा राज चोल के नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का नाम भी दिया गया है, यानी इसी को राजराजेश्वर मंदिर भी बोला जाता है। बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली में निर्मित है, यानी मंदिर निर्माण की 3 शैलियां होती हैं, नागर, वेसर और द्रविड़। उसमें से द्रविड़ शैली में निर्मित है। इसका जो 1987 ईस्वी में मंदिर को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। कब? 1987 में। अगला प्रश्न है जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? महावीर स्वामी, अनंतनाथ, पार्श्वनाथ या ऋषभदेव? तो जो अंतिम तीर्थंकर थे वो थे हमारे महावीर स्वामी थे।
जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ऋषभदेव जो थे जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। ऋषभदेव इसके पहले तीर्थंकर थे। अनंतनाथ जैन धर्म के 14वें तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। प्रसिद्ध सांची स्तूप कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बिहार में या फिर उत्तर प्रदेश में? तो सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। व्याख्या देखेंगे इसकी। प्रसिद्ध सांची स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी में करवाया था। सांची स्तूप बौद्धों का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। सांची स्तूप को महान स्तूप के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष 1989 ईस्वी में सांची स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। कब किया गया था? 1989 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 27 है। चीनी यात्री फाहियान के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किसने किया था? कालिदास ने, अशोक ने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने या फिर हर्षवर्धन? यानी कि इनके शासनकाल में किया गया था। चीनी यात्री फाहियान जो था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में इसने दौरा किया था। व्याख्या में देखेंगे। चीनी यात्री फाहियान ने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के दौरान दौरा किया था। बुद्ध धर्म व उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से फाहियान ने भारत के अतिरिक्त कई एशियाई देशों की यात्रा की थी। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान ने 3 वर्षों तक पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना है, इसमें संस्कृत विषय का अध्ययन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। जैन मठ संस्थानों को क्या कहा जाता है? अपरिग्रह, श्वेतांबर, तीर्थ या वसादेश? तो इसको कहा जाता है वसादेश। जो जैन मठ होते हैं संस्थान, जैन मठ संस्थानों को वसादेश कहा जाता है। वसादेश जैन धर्म के अनुयायियों के लिए पूजा का स्थान होता है। यह मुख्यतः कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ? कर्नाटक। वसादेश जैन धर्म में हुए तीर्थंकरों के मंदिर होते हैं, वसादेश। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित विकल्पों में से गलत जोड़ी का चयन करें। चंद्रगुप्त जो थे वो मौर्य साम्राज्य से थे। बिंबिसार गुप्त, राजाराज चोल, कनिष्क कुषाण? तो दोस्तों इसका जिसमें से जो गलत है वो है बिंबिसार। बिंबिसार का संबंध हर्यक वंश से था, न कि गुप्त वंश से। चंद्रगुप्त का संबंध मौर्य वंश से था। राजाराज का संबंध चोल वंश से। कनिष्क का संबंध कुषाण वंश से था। अगला इसमें देखेंगे प्रश्न नंबर 30 है। भारत में वैदिक काल की अवधि कब तक चली? 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक, 336 से लेकर 323 ईसा पूर्व, 3000 से लेकर 2600 ईसा पूर्व या फिर 550 से लेकर 323 ईसा पूर्व? तो इसका सही आंसर है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक काल की अवधि चली थी। भारत में वैदिक काल की अवधि 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। वैदिक काल को वैदिक युग भी कहा जाता है। भारत में वैदिक काल की शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हुई थी। अब इसमें देखेंगे वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। एक तो पूर्व वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। तो पूर्व वैदिक काल की अवधि थी 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व और उत्तर वैदिक काल की जो अवधि थी वो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31 है। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जनपद जो संख्या में कितने थे महाजनपद बन गए थे? 14 थे, 15 थे, 16 थे या 18 थे? तो इनकी सही संख्या है 16। आर्य संस्कृति के सर्वोच्च काल में गंगा घाटी के जो जनपद थे वो 16 थे, महाजनपद बन गए थे। प्राचीन भारत में 16 महाजनपदों का उद्भव 6ठी शताब्दी के दौरान हुआ था। प्राचीन भारत के इन 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी का स्रोत बौद्ध धर्म का ग्रंथ अंगुत्तर निकाय है। प्राचीन भारत के 16 महाजनपद निम्नलिखित हैं। कौन कौन से 16 महाजनपद हैं? एक है अंग, मगध, काशी, बज्जी, वत्स, अवंती, कौशल, पांचाल, मल्ल, कुरु, चैदी, कंबोज, मत्स्य, सूरसेन, गांधार और अस्मक। ये सभी 16 महाजनपद हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ था? मगध में, पाटलिपुत्र में, वैशाली या सारनाथ? तो इसका सही आंसर है वैशाली में जन्म हुआ था महावीर स्वामी का। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम वैशाली नामक स्थल पर हुआ था। भगवान महावीर जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर थे। इनमें कुल 24 तीर्थंकर थे जो कि अंतिम थे महावीर स्वामी।
महावीर स्वामी की मृत्यु वर्ष 468 ईसा पूर्व में पावापुरी, जो कि वर्तमान बिहार में है, नामक स्थल पर हुई। मिलिंद पन्हो, अगला प्रश्न है, मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब किसने किसने दिया था? नागसेन ने, बुद्ध घोष ने, वसुबंधु ने या अश्व घोष ने? तो इसका सही आंसर नागसेन ने दिया था ये उत्तर। मिलिंद पन्हो में बौद्ध धर्म से जुड़े सवालों का जवाब नागसेन ने दिया था। मिलिंद पन्हो एक बौद्ध ग्रंथ है जो पाली भाषा में रचित है। इसमें मिलिंद तथा नागसेन के मध्य बौद्ध मत पर हुई वार्तालाप वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34 है, दूसरा तमिल संगम निम्न में से किस स्थान पर संपन्न हुआ? तिरुनेलवेली, मदुरई, कापतपुरम या दक्षिण मदुरई? तो इसका सही आंसर है कापतपुरम में ये दूसरा तमिल संगम संपन्न हुआ था। दूसरा तमिल संगम कापतपुरम स्थान पर संपन्न हुआ था। प्राचीन भारत में दक्षिण भारत में 3 संगम आयोजित किए गए थे। इनको तमिल कवियों का समागम भी कहा जाता था। तमिल व्याकरण ग्रंथ तोलकाप्पियम का संबंध तमिल कवियों के दूसरे समागम से है। प्रथम तमिल संगम तथा तीसरे तमिल संगम मदुरई स्थान पर संपन्न हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35 है, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध किस देश से है? इटली से, पार्सिया, ग्रीस या चीन? तो इसका सही आंसर, प्रसिद्ध जो फाहियान था यात्री वो चीन से था। इसमें देखेंगे इसकी व्याख्या, प्रसिद्ध यात्री फाहियान का संबंध चीन देश से है। फाहियान भारत चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। फाहियान भारत आने वाला प्रथम चीनी यात्री था। फाहियान बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अपनी भारत यात्रा के दौरान फाहियान 6 वर्षों तक यहीं रहा था। फाहियान बौद्ध धर्म तथा उसके ग्रंथों के बारे में अध्ययन करने के उद्देश्य से भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ, चन्ना, शुद्धोधन या कंतक? तो इसका सही आंसर है महात्मा बुद्ध थे, उनका वास्तविक नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का वास्तविक नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। कहाँ हुआ था? नेपाल में। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था तथा माता का नाम माया देवी था। चन्ना गौतम बुद्ध का प्रमुख सारथी तथा सेवक था। कंथक गौतम बुद्ध का घोड़ा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 37 है, जैनावस्था किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? ईसाई से, सिख से, पारसी या इस्लाम? तो इसका सही आंसर है पारसी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है जैनावस्था। व्याख्या में देखेंगे, जैनावस्था पारसी धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है। ईसाई धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ बाइबल है। सिख धर्म से सबसे पवित्र जो ग्रंथ है वो गुरु ग्रंथ साहिब है। इस्लाम धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ कुरान है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 38 है, पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह कौन से तीर्थंकर बने? प्रथम, द्वितीय, 23वें या 24वें? तो जो पार्श्वनाथ थे वो 23वें तीर्थंकर बने थे। पार्श्वनाथ जो एक क्षत्रिय और बनारस के राजा अश्वसेन के पुत्र थे, वह 23वें जैन तीर्थंकर बने। जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगला प्रश्न है 39, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है? धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र या फिर आदित्य पर्याय सूत्र या अनाथ लक्षण सूत्र या ब्रह्मजल सूत्र? तो जो आदित्य पर्याय सूत्र है इसको अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। व्याख्या में देखेंगे, गौतम बुद्ध के आदित्य पर्याय सूत्र उपदेश को अग्नि उपदेश के रूप में जाना जाता है। इस उपदेश में गौतम बुद्ध ने इंद्रियों तथा मन से और वैराग्य के माध्यम से दुख से मुक्ति का उपाय बताया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य किसने लिखा था? गौतम बुद्ध ने, नागार्जुन ने, हेमचंद्र ने या अश्वघोष ने? तो जो बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य लिखा था वो लिखा था अश्वघोष ने। इसमें व्याख्या देखेंगे, बुद्ध चरित्र नामक महाकाव्य अश्वघोष ने लिखा था। अश्वघोष कनिष्क के दरबार में राजकवि थे। अश्वघोष ने सौंदरानंद काव्यम की भी रचना की थी। नागार्जुन कनिष्क के समकालीन थे। नागार्जुन को माध्यमिक मत एवं शून्यवाद का प्रवर्तक माना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, निम्न में से संगम साहित्य का कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है? तो मणिमेगलई या शिलप्पाधिकारम या तोलकाप्पियम या जीवक चिंतामणि। तो इसका सही आंसर है तोलकाप्पियम जो है ये ग्रंथ संगम साहित्य का है। इसमें व्याख्या में देखेंगे, संगम साहित्य का तोलकाप्पियम ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंधित है। इसका संबंध तमिल साहित्य के दूसरे संगम से है। मणिमेगलई यह एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना कवि चित्तलाई चतनार द्वारा की गई थी। और शिलप्पाधिकारम यह तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य है जिसकी रचना इलांगो आदिगल द्वारा की गई थी। जीवक चिंतामणि यह एक तमिल महाकाव्य है, इसकी रचना जैन मुनि तिरुतक्कदेवर द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 है, निम्न में से कौन सा वैदिक ग्रंथ शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है? कौन सा ग्रंथ है जो संबंधित है? गंधर्व वेद है, आयुर्वेद है या शिल्प शास्त्र है या फिर धनुर्वेद है? तो इसका सही आंसर है शिल्प शास्त्र है। वैदिक ग्रंथ शिल्प शास्त्र शिल्प धन विज्ञान से संबंधित है। शिल्प शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हस्तशिल्प तथा कला के सिद्धांतों का विश्लेषण किया गया है। और जो गंधर्व वेद है यह 4 उपवेदों में से एक है। अन्य 3 उपवेद कौन कौन से हैं? धनुर्वेद, शिल्पवेद और आयुर्वेद, और चौथा है गंधर्व वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43 है, पहली जैन परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कुशीनगर में, पाटलिपुत्र में, मदुरई में या वल्लभी में? तो जो दूसरी वो पहली जैन परिषद थी वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। पहली जैन परिषद का आयोजन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में तथा स्थूलभद्र की अध्यक्षता में वर्ष 300 ईसा पूर्व में हुआ था। दूसरी जैन परिषद वल्लभी में आयोजित की गई थी। दूसरी जैन परिषद का आयोजन देवर्षि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में वर्ष 512 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा महाकाव्य ऋषि वेद व्यास द्वारा लिखा गया था? तो कौन सा लिखा गया था? जीवक चिंतामणि, शिलप्पाधिकारम, रामायण या महाभारत? तो महर्षि वेदव्यास द्वारा महाभारत लिखा गया था। ऋषि वेद व्यास द्वारा महाभारत महाकाव्य लिखा गया था। रामायण लिखा गया था महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, शिलप्पाधिकारम इलांगो आदिगल के द्वारा और जीवक चिंतामणि तिरुतक्कदेवर के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय क्या है? ज्योतिष है, विज्ञान है, व्याकरण है या अंकगणित है? तो इसका सही आंसर है व्याकरण पर लिखा है। उन्होंने पाणिनि ने लिखा है अष्टाध्यायी पुस्तक को। पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी पुस्तक का विषय व्याकरण है। महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध व्याकरण थे। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं। कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 है, राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था? पुलकेशिन, दंतीदुर्ग, सतकर्णी या अमोघवर्ष? तो जो दंतीदुर्ग थे वो राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक थे। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक दंतीदुर्ग था। दंतीदुर्ग को दंतीदुर्ग प्रथम भी कहा जाता था। राष्ट्रकूट राजवंश का शासनकाल 6वीं से 13वीं शताब्दी तक था। राष्ट्रकूट राजवंश ने भारत के उत्तरी, दक्षिणी तथा मध्य भाग पर शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 है, चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था? दशरथ, बिंदुसार, चाणक्य या फिर अशोक? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उत्तराधिकारी था वो बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक था। बिंदुसार ने लगभग 27 वर्षों तक शासन किया था। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसने बनवाया गया था, यानी किसके द्वारा बनवाया गया था? इसमें ऑप्शन देखेंगे, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक या समुद्रगुप्त? तो इसका सही आंसर है सम्राट अशोक के द्वारा बनवाया गया था। सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था। इस सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष को ही भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष का निर्माण लगभग वर्ष 250 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49 है,
कनिष्क किस वंश के महान राजा थे? चोल वंश, चेर वंश, कुषाण वंश या चालुक्य वंश? तो जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के महान राजा थे। कनिष्क कुषाण वंश के महान राजा थे। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कडफिसेस था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 50 है, हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को खाली स्थान पैटर्न में रखा गया था। तो किस पैटर्न में? सर्कुलर ग्रिड में, रेक्टेंगुलर ग्रिड में, या स्क्वायर ग्रिड में, या रेडियल ग्रिड में? तो इसका सही आंसर है रेक्टेंगुलर ग्रिड में रखा गया है हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को। इसमें देखेंगे हड़प्पा सभ्यता के कस्बों को रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में रखा गया था। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए बहुत प्रसिद्ध थी। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ग्रिड पैटर्न में शहरों कस्बों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 51 है, महायान शब्द किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव धर्म से, या सिख धर्म से? तो महायान जो शब्द है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म की दो शाखाएं थी, एक थी हीनयान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का प्राचीन रूप है, दूसरी थी हीनयान संप्रदाय के लोग कर्म और धर्म में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म में और धर्म में विश्वास करते थे। जबकि इसी की दूसरी एक थी शाखा महायान संप्रदाय जो बौद्ध धर्म का नवीन रूप है। महायान संप्रदाय के लोग परोपकार में विश्वास करते थे। चतुर्थ बौद्ध संगति में बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 52 है, लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, गुजरात में, या राजस्थान में? तो जो लोथल नामक प्राचीन हड़प्पा शहर है ये गुजरात में स्थित है। इसमें व्याख्या में देखेंगे हड़प्पा का प्राचीन शहर लोथल भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल को हड़प्पा का डॉकयार्ड यानी जहाजों की गोदी भी कहा जाता है। अगला है, बौद्ध धर्म की नींव कितनी महान सच्चाइयों एवं कितने अंगीय पथ पर आधारित है? 6, 4, 2, 8, 8, 6 या 4, 8? तो इसका सही आंसर है 4, 8। बौद्ध धर्म की नींव 4 महान सच्चाइयों एवं 8 अंगीय पथ पर आधारित है। 4 महान सच्चाइयों को भगवान बुद्ध ने 4 आर्य सत्य तथा 8 अंगीय पथ को भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग के रूप में भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध के 4 आर्य सत्य निम्नलिखित हैं: दुख, दुख का कारण, दुख के कारण का निवारण एवं दुख के निवारण का मार्ग। और भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग निम्नलिखित हैं: सम्यक दृष्टिकोण, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग हैं। आगे अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की किस भाषा का प्रयोग किया है? मगधी भाषा का, संस्कृत, प्राकृत या पाली? तो इसका सही आंसर है गौतम बुद्ध ने पाली भाषा का प्रयोग किया है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा पाली का प्रयोग किया था। पाली भाषा का उद्भव 6वीं शताब्दी में हुआ था। पाली प्राचीन भारत की एक भाषा है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 55 है, त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, पारसी धर्म, जैन धर्म या बौद्ध धर्म? तो इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। त्रिपिटक की भाषा पाली है। बौद्ध धर्म का उद्भव 6वीं ईसा पूर्व में हुआ था। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। कौन सा है? त्रिपिटक है, विनय पिटक है, अभिधम्म पिटक है या सुप्त पिटक है? तो भिक्षुओं के लिए नियम बनाए गए हैं विनय पिटक में, इसका सही आंसर। अब इसमें व्याख्या में देखेंगे, बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ त्रिपिटक के भाग विनय पिटक में भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख वर्णित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 57 है, बोधिसत्व की अवधारणा इनमें से किस से संबंधित है? जैन धर्म से, हीनयान बौद्ध धर्म से, सिख धर्म से या महायान बौद्ध धर्म से? तो इसका सही आंसर है महायान जो बौद्ध धर्म का एक शाखा है वो बोधिसत्व की अवधारणा से संबंधित है। तो बोधिसत्व की अवधारणा महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। बोधिसत्व से आशय है 10 पारमिताओं का पूर्ण रूप से पालन करने वाला, ये बोधिसत्व का आशय है। हीनयान तथा महायान बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 58 है, निम्नलिखित में से अनुसरण किए जाने वाले धर्म एवं पवित्र पुस्तकों की कौन सी जोड़ी असंगत है, यानी गलत कौन सी है वो बतानी है।
तो इस्लाम धर्म कुरान से संबंधित, सिख धर्म गुरु ग्रंथ साहिब, जैन धर्म उपनिषद और ईसाई धर्म बाइबल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी इसमें गलत होगा। जैन धर्म उपनिषद से संबंधित नहीं है, हिंदू धर्म होता है। तो उपनिषद का संबंध हिंदू धर्म से है। इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कुरान, सिख धर्म का पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब, ईसाई धर्म का है बाइबल, जैन धर्म का है आगम साहित्य। अगला प्रश्न है 59। विश्व प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा निम्न में से किस राज्य में स्थित है? गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक में, गुजरात में, पंजाब में या पश्चिम बंगाल में? तो जो प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। प्रसिद्ध गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक राज्य में स्थित है। कर्नाटक राज्य के श्रवण बेलगोला में स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा ग्रेनाइट से निर्मित है। गोमतेश्वर की प्रतिमा का निर्माण 9वीं शताब्दी में हुआ था। गोमतेश्वर की प्रतिमा जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र बाहुबली को समर्पित है। अगला है प्रश्न, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में या बिहार में? तो ये है बिहार में स्थित है विक्रमशिला विश्वविद्यालय। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल वंश के शासक धर्मपाल ने की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय भारत का एक महत्वपूर्ण शिक्षा केंद्र था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बिहार राज्य के भागलपुर जनपद में स्थित है। 12वीं शताब्दी के अंत में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम किन शासकों द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ? तो मौर्य राजवंश के द्वारा, सातवाहन, नंद राजवंश या वकाटक राजवंश? तो इसका सही आंसर है सातवाहन राजवंश के द्वारा अमरावती वास्तुकला को संरक्षण प्राप्त हुआ था। व्याख्या में देखेंगे, अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम सातवाहन राजवंश द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ था। सातवाहन राजवंश दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था। अमरावती वास्तुकला को सातवाहन राजवंश के पश्चात इक्ष्वाकुओं का संरक्षण प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 62 है, गौतम बुद्ध का पुत्र निम्नलिखित में से कौन था? उपगुप्त, उपाली, राहुल या आनंदा? तो इसका सही आंसर है राहुल था गौतम बुद्ध का पुत्र। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उपाली ये गौतम बुद्ध के शिष्य थे। आनंदा ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई तथा उनके शिष्य थे। उपगुप्त ये सम्राट अशोक के गुरु थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यज्ञ में कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? कौन सा घोड़े के बलिदान से संबंधित है? वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ या राजसूय यज्ञ? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अश्वमेध यज्ञ घोड़े के बलिदान से संबंधित है। अश्वमेध यज्ञ का प्राचीन काल के वैदिक यज्ञों में प्रमुख स्थान है। अश्वमेध शब्द में अश्व का अर्थ होता है घोड़ा तथा मेघ का अर्थ होता है बलि। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 64, दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध किस धर्म से है? बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से या इस्लाम धर्म से? तो इसका सही आंसर होगा जैन धर्म से संबंधित है दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर और श्वेतांबर पद का संबंध जैन धर्म से है। जैन धर्म को श्वेतांबर और दिगंबर दो समुदाय में बांटा गया है। श्वेतांबर समुदाय के साधु जो होते हैं वो श्वेत वस्त्र और दिगंबर समुदाय के साधु नग्न अवस्था में रहते हैं। जैन धर्म में स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहे गए थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन तार्किक सोच का तकनीक में विश्वास करता है? तार्किक सोच में कौन सा विश्वास रखता है? सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, योग्य दर्शन या वेदांत दर्शन? तो इसका सही आंसर है जो न्याय दर्शन है ये तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है। तो न्याय दर्शन तार्किक सोच की तकनीक में विश्वास रखता है। न्याय दर्शन 6 वैदिक दर्शनों में से एक है। न्याय दर्शन का प्राचीन तथा प्रसिद्ध ग्रंथ न्याय सूत्र है। 6 वैदिक जो दर्शन है वो निम्नलिखित हैं। सांख्य दर्शन ये कपिल मुनि के द्वारा, योग दर्शन महर्षि पतंजलि के द्वारा चलाया गया, न्याय दर्शन महर्षि गौतम के द्वारा, वैशेषिक दर्शन उल्लूक कणाद, ये मीमांस दर्शन जो पूर्व मीमांसा है इसको जैमिनी के द्वारा, वेदांत दर्शन उत्तर मीमांसा बोलते हैं इसको, ये बादरायण के द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 66 है, चीनी यात्री वेनसांग समकालीन थे, किसके समकालीन थे यानी किसके काल में आए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के, रुक्मा देवी, हर्षवर्धन या बिंदुसार? तो इसका सही आंसर है हर्षवर्धन के समकालीन थे।
चीनी यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के समकालीन थे। वेनसांग ने अपने भारत यात्रा का वर्णन अपनी पुस्तक सीयूकी में किया है। वेनसांग को यात्रियों के राजकुमार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 67 है, सित्तानवासन की गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? वैष्णव धर्म से, शैव धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से? तो इसका सही आंसर है जैन धर्म से संबंधित हैं सित्तानवासन की गुफाएं। सित्तानवासन की गुफाएं जैन धर्म से संबंधित हैं। सित्तानवासन की गुफाएं तमिलनाडु राज्य के पुदुकोट्टई में जिले में स्थित हैं। सित्तानवासन की गुफाओं को अरिवर कोइल भी कहा जाता है। सित्तानवासन की गुफाओं का निर्माण द्वितीय शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 68 है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? चंद्रगुप्त के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा, अशोक के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा? तो इसका सही आंसर है अशोक के द्वारा कराई गई थी तृतीय बौद्ध परिषद। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन अशोक द्वारा कराया गया था। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में अशोक के संरक्षण में आयोजित हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन वर्ष लगभग 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्र तिस्स की अध्यक्षता में हुआ था। प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के संरक्षण में तथा महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में आयोजित हुई थी। द्वितीय बौद्ध परिषद का आयोजन 383 ईसा पूर्व में कालाशोक के संरक्षण में तथा सबकामी की अध्यक्षता में वैशाली में आयोजित की गई थी। और जो चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन 72 ईसा पूर्व में कनिष्क के संरक्षण में तथा वसुमित्र थे उनकी अध्यक्षता में कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 69 है, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था? तो नंद वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश या मौर्य वंश? तो जो धार्मिक स्तूप था ये मौर्य वंश के समय कराया गया था इसका निर्माण। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धार्मिक स्तूप का निर्माण मूलतः मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। धार्मिक स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य के सारनाथ वाराणसी में स्थित है। धार्मिक स्तूप के बारे में यह माना जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश इसी स्थान पर दिया था। धार्मिक स्तूप को सीट ऑफ द होली बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। क्या जाना जाता है? सीट ऑफ द होली बुद्ध। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 70 है, ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? इसको क्या कहते थे? उत्तरापथ, पूर्वी पथ या फिर बादशाही सड़क या राजपथ? तो इसको कहा जाता था उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहते थे? उत्तरापथ। ऐतिहासिक ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे उत्तरापथ कहा जाता था। 16वीं शताब्दी में ग्रांड ट्रंक रोड पुनः निर्माण का श्रेय शेर शाह सूरी को जाता है। ग्रांड ट्रंक रोड का अन्य नाम सड़क ए आजम भी था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 71 है, किसने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी? किसने की थी? बिंदुसार ने, महेंद्र ने, अशोक ने या बिंबिसार ने? तो इसका सही आंसर है अशोक ने की थी विजय धार्मिकता द्वारा विजय की नीति। अशोक ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की थी। अशोक मौर्य वंश का सम्राट था। अशोक का जन्म वर्ष 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। अशोक वर्ष 269 ईस्वी पूर्व में मगध के सिंहासन पर बैठा था। अशोक की मृत्यु वर्ष 232 ईसा पूर्व में हुई थी। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 72 है, प्रसिद्ध कलिंग युद्ध के सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व, 262 ईसा पूर्व, 260 ईसा पूर्व या 264 ईसा पूर्व? तो ये युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। सम्राट अशोक ने युद्ध छोड़ने और तथा बौद्ध धर्म अपनाने का फैसला कलिंग युद्ध में हुए भयंकर नरसंहार को देखते लिया था। कलिंग युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत पद्मानव
के मध्य हुआ था। इस युद्ध में सम्राट अशोक विजय हुआ, जिसका उल्लेख सम्राट अशोक ने 13वें शिलालेख में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने कितने आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए तथा ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें? तो कितने किए थे? 8, 10, 14 या 16? तो इसका सही आंसर है उन्होंने 14 उत्कीर्ण करवाए थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने 14 आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सकें। सम्राट अशोक के समय के इतिहास की जानकारी हमें इन्हीं 14 शिलालेखों के द्वारा प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के शिलालेख सबसे पहले वर्ष 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 है, हर्यक वंश का राजवंश संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे, उदयन थे, बिंबिसार या घनानंद? तो हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो था बिंबिसार। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार को श्रोणिक के नाम से भी जाना जाता था। हर्यक वंश की स्थापना 544 ईसा पूर्व में हुई थी। हर्यक वंश की राजधानी गिरिब्रज यानी जिसे राजगृह भी कहते हैं ये थी। निम्नलिखित में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा? कौन सा राजवंश सबसे अधिक लंबी अवधि तक रहा? प्रतिहार, पाल, सेन या राष्ट्रकूट? तो इसका सही आंसर है पाल जो राजवंश था सबसे अधिक अवधि तक रहा था इन चारों में से। तो उपरोक्त में पाल साम्राज्य सबसे लंबी अवधि तक रहा। प्रतिहार राजवंश का शासनकाल अवधि 8वीं से 11वीं शताब्दी तक था। पाल साम्राज्य का शासनकाल अवधि 750 से 1174 ईस्वी। सेन साम्राज्य का शासनकाल अवधि 1070 से 1230 ईस्वी था। और राष्ट्रकूट साम्राज्य का शासनकाल अवधि 735 से लेकर 982 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न है, सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाला तांबा और चांदी का मिश्रण क्या कहलाता था? टंका, जीतल, पोटीन या निष्क? तो इसका सही आंसर है पोटीन कहते थे तांबा और चांदी के मिश्रण को। सातवाहनों द्वारा उपयोग किए जाने वाले तांबा और चांदी का मिश्रण पोटीन कहलाता था। सातवाहन राजवंश के राजाओं द्वारा कांसे, तांबे, चांदी, पोटीन तथा अन्य सिक्कों को अपने शासनकाल में प्रचलित किया गया था। प्रश्न नंबर 77 है, अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए किस नए पद का निर्माण किया? समाहर्ता, राजुकास, बोधिसत्व या धम्म महामात्र? तो इसका सही आंसर है धम्म महामात्र का उसने इस पद का निर्माण किया था। अशोक ने धम्म के प्रचार के लिए नए पद धम्म महापात्र का निर्माण किया था। प्राचीन भारत में राज्य की शासन व्यवस्था के अंतर्गत धम्म महामात्र नामक राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति होती थी। धम्म महामात्र का कार्य राज्य में धर्मानुशासन का निर्माण करने से था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78 है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? गुप्त वंश के बारे में, मौर्य वंश, प्रतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश? तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश के बारे में जानकारी देता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें मौर्य वंश के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। अर्थशास्त्र पुस्तक में मौर्यकालीन राजनीति, सामाजिक व्यवस्था आदि विभिन्न प्रकार की जानकारी दी गई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी? जल्दी जल्दी निकल जाओ, जल्दी निकल जाओ, जो कह रहा हूं, आवाज ना आ जाए ना। प्रश्न नंबर 79 है, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में किस पर विजय थी जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ? असम, झारखंड, बिहार या उड़ीसा? यानी कि जो कलिंग था वो आधुनिक में किस पर, उसका क्या नाम है? उसका नाम था उड़ीसा, यानी कि वर्तमान में उसका उड़ीसा नाम है, पहले उस पर कलिंग कहा जाता था। व्याख्या में देखेंगे, अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग जो आधुनिक युग में उड़ीसा पर विजय थी जो उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ।
अगला प्रश्न है, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? पेशवाओं ने, राष्ट्रकूट, सातवाहन या पांड्य? तो ये सातवाहन वंश के शासक थे जिन्होंने सिक्के जारी किए थे। भारतीय राजवंश सातवाहन ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक प्रमुख राजवंश था। सातवाहन वंश की राजधानी प्रतिष्ठान थी। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक थे। सातवाहन वंश के शासकों ने तांबे, चांदी, सिक्के, कांसे तथा पोटीन के सिक्के जारी किए थे। सातवाहन वंश में राजभाषा के रूप में प्राकृत भाषा का प्रयोग होता था। सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। सातवाहन वंश के शासकों ने मुख्यतः दक्षिण भारत के हिस्से पर शासन किया था। अगला प्रश्न है 81, उस महान व्यक्ति का नाम बताएं जिसने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान किया। चरक, ब्रह्मगुप्त, बराहमिहिर या आर्यभट्ट? तो इसका सही आंसर है आर्यभट्ट ने बीज गणित में योगदान दिया है। व्याख्या में देखेंगे, आर्यभट्ट ने भारत में बीज गणित के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में पाटलिपुत्र, जो कि वर्तमान में पटना में हुआ था। आर्यभट्ट का भारत के महान गणितज्ञों में महत्वपूर्ण स्थान है। आर्यभट्ट ने 2 प्रमुख पुस्तकें आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत की रचना की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 82 है, नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा निम्नलिखित साम्राज्यों में से किससे संबंधित थी? चेर, चोल, पांड्य या पल्लव? तो इसका सही आंसर है चोल साम्राज्य से थी नटराज की कांस्य प्रतिमा। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा चोल साम्राज्य से संबंधित थी। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा में भगवान शिव को नृत्य करते हुए दिखाया गया है। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य प्रतिमा तमिलनाडु राज्य के चिदम्बरम में स्थित है। अगला इसमें प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल साहित्य का महाकाव्य है? सिलप्पादिकारम, नालंदियार, तोल्काप्पियम या एट्टुथोगई? तो इसका सही आंसर है जो सिलप्पादिकारम है, ये तमिल साहित्य का महाकाव्य है। तमिल साहित्य का महाकाव्य सिलप्पादिकारम है। सिलप्पादिकारम महाकाव्य की रचना चोल वंश के शासनकाल में हुई। सिलप्पादिकारम महाकाव्य 3 भागों में विभक्त है। सिलप्पादिकारम महाकाव्य के लेखक इलांगो आदिगल थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 84 है, हड़प्पा वासियों द्वारा निम्नलिखित में से किस भवन निर्माण सामग्री का उपयोग किया गया था? चिकनी मिट्टी का उपयोग करते थे या लाल बलुआ पत्थर, तप्त मिट्टी के ईंटें या धूप में सुखाई ईंटें? तो इसका सही आंसर है तप्त मिट्टी की ईंटों का प्रयोग करते थे भवन निर्माण में। हड़प्पा वासियों द्वारा भवन निर्माण सामग्री के लिए तप्त मिट्टी की ईंटों का उपयोग किया गया था। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है। वर्तमान में हड़प्पा शहर पाकिस्तान देश के पंजाब राज्य के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है 85 है, निम्न में से किसे औषधि का देवता कहा जाता है? आर्यभट्ट को, पतंजलि को, पाणिनि या धन्वंतरी? तो इसका सही आंसर है धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी को औषधि का देवता कहा जाता है। धन्वंतरी आयुर्वेद के प्रणेता थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य के दरबार में उनके नवरत्नों में से एक थे। धन्वंतरी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आयुर्वेद के चिकित्सक थे। धन्वंतरी की प्रमुख पुस्तकों में रोग निदान तथा वेद चिंतामणि है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86 है, विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले सामंत था, वह किसका सामंत था? कादम्बरों का, पांड्यों का, पल्लवों का या राष्ट्रकूटों का? तो इसका सही आंसर है वो पहले पल्लवों के सामंत हुआ करते थे। विजयालय जो चोल वंश का संस्थापक था वह पहले पल्लवों का सामंत था। 9वीं शताब्दी के दौरान चोल वंश पल्लवों के ध्वंसावशेषों यानी कि उनका जब समाप्त हो गया, उनका शासन समाप्त हो गया, तब ये स्थापित हुए थे। कौन हुए थे? ये चोल वंश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 87 है, रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा कहाँ पाई गई है? जूनागढ़ गुफाओं में, एलोरा गुफाओं में, अजंता गुफाओं में या बराबर गुफाओं में? तो इसका सही आंसर है एलोरा की गुफाओं में यह दिखाया गया है। रावण द्वारा कैलाश पर्वत को हिलाते हुए चित्रित प्रतिमा एलोरा गुफाएं में पाई गई है। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। जूनागढ़ की बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ यानी जो कि गुजरात में है स्थित है।
अजंता की बौद्ध गुफाएं औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। बराबर की गुफाएं जहानाबाद जो कि बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न, हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था? बिंबिसार, अशोक, खारवेल या हर्ष? तो इसका सही आंसर है खारवेल के द्वारा हाथी गुफा शिलालेख बनवाया गया था। हाथी गुफा अभिलेख खारवेल द्वारा उत्कीर्ण कराया गया था। खारवेल कलिंग के शासक थे। हाथी गुफा अभिलेख प्राकृत भाषा में उत्कीर्ण है। अगला है 89, होयसल साम्राज्य की राजधानी कौन सी थी? देवगिरी, द्वार समुद्र, मैसूर या कल्याणी? तो इसका सही आंसर है द्वार समुद्र थी होयसल साम्राज्य की राजधानी। होयसल साम्राज्य की राजधानी द्वार समुद्र थी। होयसल साम्राज्य के संस्थापक नृप द्वितीय थे। होयसल दक्षिण भारत का एक प्रमुख राजवंश था जिसने 10वीं से 14वीं शताब्दी तक राज किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90 है, पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? चालुक्य का, काकतीय, पांड्य या होयसल? तो इसका सही आंसर है चालुक्य वंश के प्रख्यात शासक थे पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य राजवंश का संस्थापक प्रख्यात शासक था। चालुक्य वंश की राजधानी बादामी थी। पुलकेशिन द्वितीय ने तत्कालीन कन्नौज के राजा हर्ष को युद्ध में पराजित किया था। चालुक्य राजवंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत के एक बड़े क्षेत्र पर शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न इसी में फैक्ट है, चालुक्य राजवंश की भारत में कई शाखाएं थी। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य राजवंश की शाखा बातावी, जिसको बादामी बोलते हैं, से संबंधित थे। पुलकेशिन द्वितीय के शासन में चालुक्य राजवंश सर्वाधिक शक्तिशाली था। चालुक्य राजवंश का प्रारंभिक इतिहास तथा पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91 है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? करिकाला ने, राजा राज ने, महेंद्र ने या विक्रम ने? तो इसका सही आंसर है राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राज ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी। चोल राजा राज ने अनेक नौसेनों के अभियानों का संचालन किया था। अपने एक नौसेना के अभियान के तहत इन्होंने भारत के दक्षिणी भाग तथा मालदीव को विजित कर लिया था। मालदीव पर विजय चोल राजा की अंतिम विजय थी। ठीक है, अंतिम विजय थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92 है, कौन सा साम्राज्य 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी? तो कौन से थे? पल्लव थे, प्रतिहार थे, पाल थे या चोल थे? तो इसका सही आंसर है पल्लव थे। 7वीं और 8वीं शताब्दी में पल्लव साम्राज्य बहुत शक्तिशाली हो गया और कांचीपुरम उसकी राजधानी थी। पल्लव ने तीसरी शताब्दी से 9वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत पर राज किया। पल्लवों के अंत के बाद दक्षिण भारत में चोलों का उदय हुआ था। पल्लवों का अंतिम शासक अपराजित वर्मन था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93 है, किस वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की? कौन थे? राजपूत थे, चोल थे, चेर थे या पांड्य थे? इसका सही आंसर पांड्य थे। इसमें व्याख्या में देखेंगे, पांड्य वंश ने मदुरई के आसपास के क्षेत्र पर शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता प्राप्त की। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। वर्तमान में मदुरई भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। पांड्य राजवंश दक्षिण के प्रमुख राजवंशों में से एक था। पांड्य राजवंश ने भारत में 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 है, किस वर्ष में हाइडेस्पिस की लड़ाई आयोजित की गई थी? कब की गई थी? 234 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 423 ईसा पूर्व या 167 ईसा पूर्व? तो ये की गई थी 326 ईसा पूर्व में। वर्ष 326 ईसा पूर्व में हाइडेस्पिस की लड़ाई आयोजित की गई थी। हाइडेस्पिस की लड़ाई पोरस और सिकंदर महान के मध्य हुई थी। इस लड़ाई को झेलम की लड़ाई के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न 95 है, दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता है? गोपुरम, घर, विमान या अंतरिक्ष? तो उनको कहा जाता है गोपुरम। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को गोपुरम कहा जाता है। इस प्रकार के द्वार मुख्यतः दक्षिण भारत के मंदिरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दक्षिण भारत के मंदिर प्रमुखतः द्रविड़ शैली में निर्मित होते हैं। दक्षिण भारत के मंदिरों के प्रवेश द्वार के रूप में गोपुरम का निर्माण सर्वप्रथम पल्लव शासकों ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96 है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद में वर्णित है?
मुंडकोपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद या ज्वालोपनिषद? तो इसका सही आंसर है सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद में वर्णित है। सत्यमेव जयते हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है। सत्यमेव जयते हमारे देश के राष्ट्रीय प्रतीक के नीचे देवनागरी लिपि में अंकित है। सत्यमेव जयते को राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। सत्यमेव जयते का शाब्दिक अर्थ है सत्य की जीत। अगला प्रश्न है 97। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? नरसिंहवर्मन प्रथम ने, राजेंद्र चोल ने, आदित्य कारिकाल ने या नरसिंहवर्मन द्वितीय ने? तो इसका सही आंसर है नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण नरसिंहवर्मन द्वितीय ने किया था। नरसिंहवर्मन द्वितीय पल्लव वंश के शासक थे। नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल लगभग वर्ष 695 से 720 ईस्वी तक रहा। महाबलीपुरम के सौर मंदिर तथा कैलाश मंदिर का निर्माण भी नरसिंहवर्मन द्वितीय के द्वारा ही किया गया था। अगला है प्रश्न नंबर 98। वास्तुकला में पंचायत शैली किस शब्द से संबंधित है? शहर से है, बांध से है, कैसल से या मंदिर से? तो जो पंचायत शैली होती है वो मंदिर से संबंधित होती है। वास्तुकला में पंचायत शैली का संबंध मंदिर निर्माण से संबंधित है। पंचायतन शैली एक केंद्रीय मंदिर 4 अन्य मंदिरों के द्वारा घिरा होता है। पंचायतन शैली में निर्मित प्रमुख मंदिरों में खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित कंडारिया महादेव मंदिर एवं लक्ष्मण मंदिर जो कि उड़ीसा में है स्थित लिंगराज मंदिर तथा देवगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित दशावतार मंदिर आदि प्रमुख हैं। ये सभी पंचायतन शैली के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99 है। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किस महाराजा ने करवाया था? किसने करवाया था? जयपुर के जयसिंह प्रथम ने, जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने, राम सिंह प्रथम ने या विशन सिंह ने? तो इसका सही आंसर है जयपुर के जयसिंह द्वितीय ने इसका निर्माण करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण वर्ष 1724 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली स्थित जंतर मंतर एक खगोलीय वेधशाला है। दिल्ली के अतिरिक्त अन्य 4 जंतर मंतर वाराणसी, जयपुर, मथुरा और उज्जैन स्थान पर अवस्थित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 है। निम्नलिखित में से किस राजा ने गेंगोकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था? राजेंद्र चोल प्रथम, केलोतुंग चोल तृतीय, राजराज चोल तृतीय या विक्रम चोल? तो इसका सही आंसर है राजेंद्र चोल प्रथम ने यह मंदिर का निर्माण करवाया था। राजा राजेंद्र चोल प्रथम ने गेंगेकोंडा चोलापुरम मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर का निर्माण वर्ष 1035 ईस्वी में हुआ था। इसको गेंगोकोंडा चोलापुरम बृहदीश्वर मंदिर भी कहा जाता है। यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के अरियलूर जिले में स्थित है। राजेंद्र चोल प्रथम चोल वंश का सबसे महान शासक था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 101 है। श्रवणबेलगोला कहां पर स्थित है? उड़ीसा में, केरल में, तमिलनाडु में या कर्नाटक में? इसका सही आंसर है कर्नाटक में स्थित है। श्रवणबेलगोला कर्नाटक में स्थित है। यह कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित है। यह 2 पहाड़ियों चंद्रगिरी और विद्यागिरी पहाड़ियों के मध्य में स्थित एक प्रमुख स्थान है। गोमतेश्वर की प्रतिमा भी यहीं पर स्थित है। श्रवणबेलगोला जैन धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। प्राचीन स्रोतों से मिली जानकारी के अनुसार सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम क्षण इसी स्थान पर व्यतीत किए थे। अगला प्रश्न है 102। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर किसके साम्राज्य में समृद्ध हुआ था? कुषाण के, गुप्त के, पल्लव के या मौर्य के? तो कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। गांधार कला एक बौद्ध दृश्य कला शैली जिसका विकास प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व तथा द्वितीय तथा चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में व्यापक तौर पर कुषाण के साम्राज्य में समृद्ध हुआ था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजल कड़फिसेस को माना जाता है। कुषाण वंश ने कला एवं साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क के काल में गांधार कला का विकास सर्वाधिक हुआ था। गांधार कला यूनानी कला से प्रभावित थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 103 है। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था?
पांड्य के, चोल के, पल्लव के या चेर के? तो इसका सही आंसर है पल्लव के शासनकाल में हुआ था कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। आगे है, यह ऐतिहासिक मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी के दौरान पल्लव शासक राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। इस मंदिर में अग्रभाग का जो निर्माण राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने करवाया था। इस मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ है। यह मंदिर तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह निर्मित किया गया है। किसके द्वारा किया गया? चोलों के द्वारा, पांड्यों के द्वारा, चालुक्यों द्वारा या पल्लवों के द्वारा? तो इसका सही आंसर है पल्लवों के द्वारा इस निर्मित किया गया है। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया है। महाबलीपुरम में स्थित इमारतों का समूह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1984 ईस्वी में शामिल किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में महाबलीपुरम नामक स्थान पर स्थित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 105 है, एलोरा के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चेर शासकों ने, पांड्य शासकों ने, चोल शासकों ने या राष्ट्रकूट शासकों ने? तो इसका सही आंसर है राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। एलोरा के मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। राष्ट्रकूट राजवंश के संस्थापक दंती दुर्ग प्रथम थे। राष्ट्रकूट राजवंश के राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में स्थित चट्टान को काटकर कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। कैलाश मंदिर का निर्माण द्रविड़ शैली में हुआ था। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। एलोरा की गुफाओं को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 106 है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है? किससे संबंधित है ये? बुद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, जैन धर्म से या राजपूत धर्म से? तो इसका सही आंसर है ये है बुद्ध धर्म से। अजंता और एलोरा की गुफाएं बुद्ध धर्म की सबसे पहली वास्तुकला, गुफा चित्रकला एवं मूर्तिकला के उत्तम उदाहरणों में से एक है। अजंता और एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद जिले में स्थित है। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1983 में शामिल हुई थी। अजंता गुफा की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग को प्रदर्शित करती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 107 है, हर्षचरित राजा राज हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी है? कालिदास ने, वीरबल ने, बाणभट्ट ने या तुलसीदास ने? तो इसका सही आंसर है बाणभट्ट ने लिखी है। हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी, हर्षचरित्र है राजा हर्षवर्धन की जीवनी बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट हर्षचरित्र के दरबारी कवि थे। बाणभट्ट ने कादम्बरी नामक पुस्तक की भी रचना की थी। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे। कालिदास ने 2 प्रमुख महाकाव्य कुमार संभवम तथा रघुवंश की रचना की थी। कालिदास की अन्य रचनाओं में 2 प्रमुख खंड काव्य ऋतु संहार और मेघदूत और 3 प्रमुख नाटक हैं अभिज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम तथा विक्रमोर्वशीय। ये 3 नाटक हैं। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। तुलसीदास के समकालीन मुगल शासक अकबर थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 108 है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को संकलित किया है? वेद व्यास ने, मनु ने, अगस्त्य ने या भरत मुनि? तो इसका सही आंसर है भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र को लिखा है। भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्य शास्त्र को भरत मुनि ने संकलित किया है। महर्षि वेद व्यास ने रामायण की रचना की। मुनि ने मनुस्मृति की रचना की। मनु ने महर्षि अगस्त्य को सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों ये हमारा हो चुका है प्राचीन इतिहास। अब हम इसमें दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे मध्यकालीन इतिहास। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद दोस्तों।